नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। उसके पहले भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ, जिसमें महमूद गजनवी जो 998 से 1030 ईस्वी के बीच में उनका वो भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। उनका मेन लक्ष्य था कि भारत से कितना धन लूटना। उसके बाद मोहम्मद गोरी आते हैं, 1175 से लेकर 1206 तक उनका कार्यकाल है। वो तराई के द्वितीय युद्ध में 1192 में जब युद्ध लड़ने के बाद वो जा रहे थे भारत से, तो भारत पर जो क्षेत्र उन्होंने जीता था उसका प्रतिनिधित्व के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो फिर गुलाम वंश की स्थापना करता है। आइए हम कुछ और चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था वो मोहम्मद गौरी था, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो घोषित किया था अपने आप को, इल्तुतमिश किया था। इसके पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और सुल्तान इल्तुतमिश था। गुलाम वंश के संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के संस्थापक को, गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं, मामलुक वंश कहते हैं। मामलुक का अर्थ होता है कि स्वतंत्र माता पिता से प्राप्त दासपुत्र, स्वतंत्र माता पिता से प्राप्त दासपुत्र होता है। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक राज करता है। उसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक राज करता है। उसकी पुत्री रहती है रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 तक वो राज करती है। उसके बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक राज करते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स। क्या था? क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। उसके बाद खिलजी वंश आता है आपका। खिलजी वंश में फिर जलालुद्दीन खिलजी जो है वो इसकी स्थापना करते हैं 1290 में से लेकर 1296 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। इनकी हत्या, इनके भतीजा थे अलाउद्दीन खिलजी, इनकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी राज करते हैं। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इनका समय अवधि रहता है। उसके बाद आते हैं मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो है 1317 से 1320 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल होता है 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक होते हैं। 1320 से 1324 तक इनका कार्यकाल आता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। 1324 से 1351 तक इनका कार्यकाल आता है। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक इनका कार्यकाल आता है। उसमें फिर महमूद शाह तुगलक आते हैं, फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी। इनका आप 1398 के समथिंग उसी के बीच आते हैं। उस समय तैमूर आता है भारत में आक्रमण करके मोहम्मद साहब को हटाने के बाद फिर वो खिलजी खान को दो राज्यों का सूबेदार घोषित करता है, दीपालपुर और सैगढ़पुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद था। उसके बाद खिलजी वंश जो खिलजी खान था वो सैयद वंश की स्थापना करता है 1414 ईस्वी से लेके इसका कार्यकाल है 1421 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक। उसके बाद मोहम्मद शाह आते हैं 1434 ईस्वी से लेकर 1445 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। अलाउद्दीन आलम शाह ये आपके सैयद वंश के अंतिम शासक थे। 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। फिर आते हैं लोधी वंश। ये अपने आप को सौंप दिए थे, ये छोड़ के चले गए थे। फिर ये बहलोल लोधी को उन्होंने दे दिया था, तो बहलोल लोधी आता है, वो लोधी वंश का स्थापना करता है। 1451 ईस्वी में इन्होंने लोधी वंश का स्थापना करता है। बहलोल लोधी का कार्यकाल होता है 1451 से 1489 तक। उसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी। 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। उसके बाद आते हैं इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी थे। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक थे। इनके शासनकाल में अफगान सरदार आलम खान जो बाबर को भारत पे युद्ध करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब बाबर आता है तब 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इसमें इब्राहिम लोधी मारे जाते हैं। फिर उसके बाद बाबर मुगल काल का स्थापना करता है। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार।